बीपीएससी टीआरई 4 बहुत जल्द आने वाला है। हो सकता है बीपीएससी टीआरई 4 से पहले आपका जो है वहाँ एस्टेट कराया जाए, उसके बाद फिर वैकेंसी आए। ठीक ठाक वैकेंसी आने की संभावना है, इसलिए क्योंकि आयोग ने ये डिक्लेयर कर दिया है, एजुकेशन मिनिस्टर ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि वो कोई सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने नहीं जा रहे हैं, राइट। तो बिना किसी फॉर्मेलिटी के हम सीधे क्वेश्चन पर आते हैं और आप बेहतर तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करिए। कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर, आप लोग यदि पढ़ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दीजिए। देखिए हमने बहुत अच्छे क्वेश्चन को यहाँ सिलेक्ट किया है और ऐसे क्वेश्चन जो बीपीएससी में पूछे जाने की जिनकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ऐसे ही क्वेश्चन हमने लिए हैं। लियाकत अली ने किस स्थान पर 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था? डियर एस्पिरेंट, 1857 का रिवोल्यूशन, रिवोल्ट ऑफ 1857 हिंदुस्तान के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि इसी के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आता है और यहाँ से भारत में कंपनी रूल खत्म हो जाता है और कंपनी के जगह पे ताज रूल भारत में स्टार्ट हो जाता है, राइट। वाइस राय का पोस्ट भी क्रिएट होता है और साथ ही साथ इंडिया स्टेट सेक्रेटरी का एक पोस्ट क्रिएट होता है, जिसको हेल्प करने के लिए 15 मेंबर्स की एक कमेटी थी। फिलहाल हम उधर नहीं जाएंगे, हम सीधे आते हैं 1857 की क्रांति के बारे में। तो आपका सही जवाब होगा ए, क्योंकि लियाकत अली ने इलाहाबाद स्थान पर 1857 में विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो इलाहाबाद से संबंध था सीधे किसका? लियाकत अली का इलाहाबाद से। फैजाबाद में यदि आप पूछें तो फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेता मौलवी अहमद उल्ला थे। कौन थे? अहमद उल्ला थे, राइट। डियर एस्पिरेंट, चौथा विकल्प, तीसरा विकल्प आपका बरेली का दिया हुआ है। बरेली में 1857 के विद्रोह का लीडरशिप, नेतृत्व किसी ने किया? तो उनका नाम था खान बहादुर खान। क्या? खान बहादुर खान, राइट। साथ ही साथ देखें तो लखनऊ में यदि हम बात करें तो बेगम हजरत महल ने, लखनऊ भी आपको पूछता है, लखनऊ में बेगम हजरत महल ने लीड करने का काम किया था। कानपुर में नाना साहब थे। नाना साहेब कहाँ पर? कानपुर। देखिए एक बहुत व्यापक मूवमेंट था, पूरे देश में अलग अलग जगहों पे हुआ, राइट। 1857 के विद्रोह में एक क्वेश्चन पूछता है कि दिल्ली का नेतृत्व किसने किया? तो दिल्ली का नेतृत्व बहादुर शाह द्वितीय ने किया। किसने? बहादुर शाह द्वितीय। तो ध्यान देना, बहादुर शाह द्वितीय इसमें बाद में गिरफ्तार हुए, इनके रंगून भेज दिया गया और बाकी इनके दो बेटों की हत्या हो गई, ठीक। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और जगदीशपुर आरा से वीर कुंवर सिंह ने भी 1857 की क्रांति में भाग लेने का काम किया था। और इसके बारे में हमारे पास जो विद्रोह का एविडेंस है कि जो विद्रोह की शुरुआत हुई मेरठ से हुई थी और सैनिकों ने वहाँ पर विद्रोह किया, बाद में दिल्ली पर कब्जा कर लिया, बहादुर शाह का भारत का सुल्तान घोषित कर दिया, राजा घोषित कर दिया, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर 4-5 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। 19वीं सदी का विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, विडो रीमैरिज एक्ट का प्रारूप किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में तैयार हुआ था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जानदार क्वेश्चन है और आपका सही जवाब है इसका लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी इसका बिल्कुल सही जवाब है। प्रारूप जनरल डलहौजी, गवर्नर जनरल डलहौजी के काल में हुआ था। यह अधिनियम गवर्नर जनरल कैनिन के काल में इसे लागू, देखिए इसमें दो बातें हैं, इसमें ड्राफ्ट की बात कर रहा है, एग्जीक्यूट की बात कर रहा है। विडो रीमैरिज एक्ट, ध्यान देंगे दो बातें इसमें है। एक तो ड्राफ्ट की बात है कि ड्राफ्ट किसके समय में, तो ड्राफ्ट डलहौजी के समय में, ये याद रखना, डलहौजी के समय में इसका ड्राफ्ट तैयार हुआ। और यदि पूछे कि किसके समय में लागू हुआ
तो कैनिन के समय में इसे लागू किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको ध्यान में आप रखेंगे। और इसी अधिनियम के तहत विधवाओं को, अच्छा इससे विधवा पुनर्विवाह के आंदोलन से संबंधित किससे है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आंदोलन ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने मूवमेंट चलाया था। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए काफ़ी हद तक काम किया था। उनका नाम बहुत महत्वपूर्ण है। और देखिए, कुछ हिस्टोरिकल अप्रोच की हम बात करें तो ऋग्वेद में वर्णित नियोग प्रथा एक प्रकार का विधवा पुनर्विवाह ही था। तो जो नियोग प्रथा की बात ऋग्वेद में किया गया है, हिस्ट्री वाले जो स्टूडेंट होंगे उनके लिए ज़्यादा जानकारी रखना है कि ऋग्वेद में नियोग जो प्रथा थी वो एक तरह का क्या था, विधवा पुनर्विवाह ही था। तो डियर एस्पिरेंट, डलहौजी के कार्यकाल के समय मुख्य कार्यों में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, निचला बर्मा क्षेत्र का विलय, राज्य की व्यक्तिगत नीति और राज्यों का विलय, रेलवे, टेलीग्राफ, ये सभी डलहौजी के समय में बहुत ही पॉपुलर रहे हैं। तो डलहौजी की जहाँ पर बहुत सारी गड़बड़ियाँ हैं, उपलब्धियाँ भी हैं, कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म भी हैं, तो डाक तार या रेलवे भी इसकी उपलब्धि के रूप में आप देख सकते हैं। टेलीग्राफ के को देख सकते हैं। 1854 में, ध्यान देंगे हम नीचे यहाँ लिख दे रहे हैं ताकि याद रखेंगे, डलहौजी से संबंधित क्वेश्चन कुछ 1854 में आप याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है टेलीग्राफ। टेलीग्राफ याद रखेंगे, एग्जाम में पूछ सकता है आपका। 1853 में रेलवे की स्टार्टिंग भारत में, ये भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके अलावा, है ना, इसके अलावा यदि हम देखें, 2 मिनट हमें दीजिए, बस एक हम फोन रिसीव कर लें। हेलो हेलो, हाँ मोहित जी बताइए। बढ़िया बढ़िया, बताइए। 7 बजे दे देंगे समय। ठीक है, डन डन, ठीक है। तो ये आपका रेलवे उपलब्धि है इनकी। व्यक्तिगत नीति सब लोग इनके बारे में जानते हैं। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था, तो 1848-49 में। 1848-49 में सेकेंड आंग्ल सिख वार, ये याद रखेंगे। ये भी डलहौजी से संबंधित है। बर्मा का विलय 1852 में, वर्मा का विलय, ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में ये सारी चीज़ें आपके आती हैं। और डलहौजी अपने व्यक्तिगत नीति के लिए तो जाना जाता है। ठीक, ये हड़प नीति इसको कहते हैं। ये राज्य हड़पने की नीति थी, राज्य हड़पने की पॉलिसी थी, जिसके लिए अब फेमस था। निम्न में से किस शासन अधिनियम से पहली बार शासन के विषय को केंद्रीय विषय एवं प्रांतीय विषय के रूप में ट्रांसफर किया गया? तो सीधे बिना किसी हिचक के इसमें आपका जवाब होगा भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम के द्वारा जो सब्जेक्ट थे, ध्यान देंगे, जो विषय थे, वो विषय 2 भागों में बांटे गए। एक तो आरक्षित विषय थे, आरक्षित, और दूसरा हस्तांतरित। तो हस्तांतरित जो विषय थे वो स्टेट को ट्रांसफ़र कर दिए गए थे, राइट। ये 2 विषय यहाँ पर निर्धारित किए गए। तो यहाँ पर केंद्रीय विषय और प्रांतीय विषय, तो जो आरक्षित विषय थे वो सेंट्रल थे, यानी केंद्रीय विषय थे, और जो ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट थे वो स्टेट को थे। ये आपको याद रखना है। ठीक, एक क्वेश्चन आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किस तिथि को खिलाफत दिवस मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस तिथि को खिलाफत दिवस मनाया जाता है? 17 अक्टूबर 1919 को पूरे भारत में खिलाफत दिवस के रूप में मनाया जाता है।
फर्स्ट वर्ल्ड वार के परिणाम स्वरूप ऑटोमन साम्राज्य का नियोजित नियोजित विघटन तथा तुर्की के खिलाफ अंग्रेज़ों ने वहाँ के खलीफा की शक्ति को कम करने का एक निर्णय लिया। और ये खिलाफत के बारे में कहा भी जाता है कि चोट तुझे लगती तो दर्द मुझे होता है, यानी कि तुर्की के खलीफ, चूँकि तुर्की जो है वर्ल्ड वार में उसका सहयोग जो है वो ब्रिटेन के खिलाफ रहा था, इसलिए ब्रिटेन वर्ल्ड वार के बाद ये निर्णय लिया कि वो तुर्की को सबक सिखाएंगे, इसलिए खलीफा के पावर को कम करने के बारे में उन्होंने सोचा। लिहाजा भारत में एक तरह से एक आंदोलन शुरू हुआ जिसे हम खिलाफत आंदोलन के नाम से जानते हैं। खिलाफत आंदोलन के नेता अली बंधु और मोहम्मद अली एवं शौकत अली थे। इनको जो है एक तरह से बहुत फेमस है अली बंधु, इसको लीड करने का काम अली बंधु ने किया था। ठीक, इसमें दो लोग थे अली बंधु में, मोहम्मद जो है अली और शौकत अली, मोहम्मद अली और शौकत शौकत अली, राइट। तो ये असहयोग के साथ भी काम किए, खिलाफत और असहयोग। खिलाफत आंदोलन को गांधी जी का भी एक तरह से देखा जाए तो गांधी ने भी खिलाफत आंदोलन का सहयोग करने का काम किया, तो ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक क्वेश्चन यहाँ पर और बन सकता है डियर एस्पिरेंट कि 20 मार्च को 1919 को मुंबई में खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था। क्या किया गया था? खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था। ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस्टेब्लिश खिलाफत कमेटी, यानी कि खिलाफत कमेटी 20 मार्च 1919 को मुंबई में गठन करने का काम किया गया था। कहाँ पर? मुंबई में, राइट। और एटलीस्ट फाइनली जो है लोगों ने 17 अक्टूबर 1919 को पूरे देश में खिलाफत दिवस मनाया। ऑल इंडिया खिलाफत कांग्रेस दिल्ली में महात्मा गांधी इसके अध्यक्ष निर्वाचित किए गए। ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 20 नवंबर 1919 को 20 नवंबर 1919 को महात्मा गांधी ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी दिल्ली में चेयरमैन नियुक्त किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, ठीक। और एनी बेसेंट भारत में किस आंदोलन से जुड़ी हुई थी? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आपको पूछा गया है। देखिए एनी बेसेंट जो है और बाल गंगाधर तिलक, ये होम रूल लीग मूवमेंट से ये लोग जुड़े हुए थे, राइट। तो होम रूल लीग का जो है एक तरह से देखा जाए तो एनी बेसेंट भी लीड की और उन्होंने भी लीड किया। नॉर्थ इंडिया में बेसिकली होम रूल को लीड करने का काम एनी बेसेंट ने किया था। यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसके बाद कोई क्वेश्चन यहाँ पर नहीं बनेगा, आगे देखते हैं। निम्न में से किसे आर्यन पेशवा कहा जाता है? राजा महेंद्र प्रताप, श्यामजी कृष्ण वर्मा, रास बिहारी बोस, उपयुक्त में से एक से अधिक। राजा महेंद्र प्रताप को आर्यन पेशवा कहा जाता है। आपका सही जवाब होगा ए, राजा महेंद्र प्रताप को। राजा महेंद्र प्रताप का जन्म उत्तर प्रदेश के हाथरस में मुरसान जाट रियासत में 1 दिसंबर 1886 को इनका जन्म हुआ था। राजा महेंद्र प्रताप द्वारा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान काबुल अफगानिस्तान में स्वतंत्र सरकार बनाया गया। इन्होंने क्या किया कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था तो इन्होंने काबुल में क्या किया, इस्टेब्लिश इंडिपेंडेंट एक सेकेंड, हाँ, इन्होंने क्या किया ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वार, इस्टेब्लिश
इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट इन अफगान काबुल, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान इन्होंने काबुल में इंडिपेंडेंट जो है सरकार बनाने का काम किया था, इंडिपेंडेंट स्वतंत्र सरकार बनाया था और उसके ये प्रमुख बने थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1940 में जापान में भारतीय कार्यकारी बोर्ड एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ इंडिया का इन्होंने क्या किया था, गठन किया था। कहाँ पर? 1940 में। कहाँ? जापान में। क्या गठन किया? इंडिया एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इन्होंने गठन करने का काम किया था। तो राजा महेंद्र प्रताप के बारे में बताया जाता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के आरंभ से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध के अंत तक अधिकांश समय ये भारत से बाहर रहे और भारत के लिए कार्य करते रहे। 1946 में ये केम इन इंडिया, यानी कि ये 1946 में भारत लौटे। राजा महेंद्र प्रताप स्वतंत्र भारत में संसद सदस्य भी रहे। 29 अप्रैल 1979 को इनकी मृत्यु 92 साल की आयु में हो गई। तो ये इनके दो महत्वपूर्ण कारनामे हैं जो देश से बाहर रहकर इन्होंने किया और इसीलिए इसे हम लोग आर्यन पेशवा कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्यन पेशवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभिनव भारत क्रांतिकारी संगठन के संस्थापक कौन थे? अभिनव भारत के संस्थापक वीर सावरकर थे। क्या? वीर सावरकर। आजकल टेलीविज़न में काफ़ी डिबेट चल रहा है वीर सावरकर को लेकर कि नेशनलिस्ट थे या नेशनलिस्ट नहीं थे, लेकिन ये आप जानेंगे कि उन्होंने अपने जीवन का एक लंबा समय जेल में बिताने का काम किया था। खैर, उनसे बहुत ज़्यादा हमको अंदर जाकर बात करने की आवश्यकता नहीं है। पॉलिटिकल जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण चीज़ें हैं हम वही डिस्कस करेंगे। अभिनव भारत जो है क्रांतिकारी संगठन था और इसका जो गठन है उन्होंने 1904 में नासिक में उन्होंने अभिनव भारत का गठन किया था। तो ये एग्जाम के पॉइंट से बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखेंगे। और ये पहले जो है इसको अभिनव भारत का जो पूर्व नाम था, ध्यान देना, पहले पूर्व में ये मित्र मेला कहा जाता था। क्या? मित्र मेला, राइट। और बाद में इसका नाम अभिनव भारत दिया गया जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। रास बिहारी बोस द्वारा 1942 में टोक्यो में इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की गई। इसके अलावा श्यामजी कृष्ण वर्मा 1905 में लंदन में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को सहयोग देने के उद्देश्य से इंडिया हाउस का गठन किया। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मिलेंगे जो महत्वपूर्ण है, लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका सही जवाब ये है। अब चूंकि रास बिहारी बोस भी यहाँ दिया हुआ है तो कुछ क्वेश्चन रास बिहारी बोस से यदि संबंधित हैं तो हमें उसके बारे में डिस्कस कर लेना चाहिए। इन्होंने जापान में इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की थी। क्या? इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना कहाँ की? जापान में। एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। श्यामजी कृष्ण वर्मा का भी यहाँ पर नाम दिया हुआ है और रास बिहारी बोस हो ही गए, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो आपका सही जवाब यहाँ पर क्या होगा? बीडी सावरकर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि 1905 में इन्होंने लंदन में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सहयोग की दिशा से इन्होंने लंदन हाउस का गठन किया था। हाँ, एक प्रश्न यहाँ बन सकता है कि लंदन हाउस का गठन किसने किया था? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन हाउस का गठन किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में? तो 1929 में कांग्रेस ने जो अधिवेशन हुआ था वो लाहौर में अधिवेशन हुआ था और इसी लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। और इस कांग्रेस की अध्यक्षता यहाँ पर कौन कर रहा था? एक प्रश्न पूछ सकता है। तो यहाँ पर पंडित JL नेहरू कांग्रेस की क्या कर रहे थे? अध्यक्षता कर रहे थे।
राइट, ये ध्यान में रखना। 1928 का यदि पूछे तो यहाँ पर कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन आपको ध्यान में रखना है, और 1931 की बात आए तो यह अधिवेशन जो है कराची में हुआ था, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और इसी कराची अधिवेशन में डियर एस्पिरेंट पहली बार फंडामेंटल राइट्स की बात की गई, जिसका ड्राफ्ट पंडित नेहरू ने इसका ड्राफ्ट बनाने का काम किया था। तो ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पवन या वाणिज्य विरुद्ध पवन की दिशा क्या होती है? ये अपने आप में देखा जाए तो एक तरह से भूगोल का प्रश्न है। उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पवन वेस्टर्न लाइन्स या वाणिज्य विरुद्ध पवन एंटी ट्रेड वाइंड की दिशा क्या होती है? तो स्वाभाविक है कि इसकी दिशा क्या होगी? दक्षिण पश्चिम हो, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, दक्षिण पश्चिम इसकी दिशा होगी। राइट, दक्षिण गोलार्ध में पछुआ पवन या वाणिज्य विरुद्ध पवन की दिशा जो है उत्तर और पश्चिम होती है। तो ध्यान देना, ये उत्तरी गोलार्ध पूछ रहा है, ये उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम हो जाता है, और दक्षिण गोलार्ध की यदि बात करेगा दक्षिण गोलार्ध की बात करेगा तो दक्षिण गोलार्ध में उत्तर पश्चिम हो जाएगा, ये आप याद रखेंगे। राइट, उत्तर पूरब की बात कर रहा है तो उत्तर पूरब जो है वो किस में होगा? तो दक्षिण गोलार्ध में ये जो है ठीक है, ठीक है, इसमें और कोई क्वेश्चन तो बन नहीं रहा है। बुशमैन जनजाति निम्न में से कहाँ पाई जाती है? डियर स्टूडेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कि बुशमैन जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो बुशमैन जनजाति अफ्रीका में पाई जाती है। कहीं है इसमें ऑप्शन में? तो जब अफ्रीका ऑप्शन में नहीं है, आपका जवाब होगा इसका सही जवाब अफ्रीका। तो जब अफ्रीका आपके ऑप्शन में नहीं है तो छोड़िए, फिर कोई मतलब ही नहीं है, आप आगे बढ़ जाइए। हाँ, एक जरूर यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि किस जगह पे, किस देश में, कहाँ कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो उससे रिगार्डिंग क्वेश्चंस यहाँ पर बन सकता है ना। तो ये ध्यान रखना बुशमैन को लेकर कि अफ्रीका महादेश के कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र में ये जनजाति कहाँ पर? कालाहारी। तो कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र में ये जनजाति पाई जाती है। राइट, इसको याद रखेंगे। भारत की मुख्य भूमि की उत्तर से दक्षिण अधिकतम लंबाई कितनी है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य भूमि उत्तर से दक्षिण की अधिकतम लंबाई कितना है? 3214 किलोमीटर। आपका जवाब होगा ए। क्या होगा? आपका जवाब होगा ए। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, ये जो इंडिया का मैप आप देखेंगे तो उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम, तो ये जो टोटल लंबाई आपका है वो 3214 किलोमीटर है, ये याद रखना है। पूरब से पश्चिम लंबाई 2933 है, 2933 पूरब से पश्चिम पूरा 2933 है, ये याद रखेंगे। और भारतीय तट रेखा की कुल लंबाई, जिसमें मुख्य भूमि और द्वीपों के साथ डिस्कस किया गया है, तो जो भारत का जो तीन तब तो ये जो समुद्र है, तो जो भारत का तटीय लंबाई है उसके बारे में 7517 किलोमीटर, कितना? 7517 किलोमीटर यहाँ डिस्कस किया गया है। राइट, तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। स्थलीय सीमा की कुल लंबाई भारत की कितनी है? तो भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत जनसंख्या के हिसाब से विश्व का कौन सा नंबर देश है? तो पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो इस समय
सेकंड कहा जा रहा है। नया जनगणना आए तो पता चले। नए जनगणना के हिसाब से तो हमको लग रहा है कि फर्स्ट ही हो जाना चाहिए। जब नया जनगणना आएगा तो देखेंगे। अभी चाइना के बाद पुरानी जनगणना से ये सेकंड माना जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आपका जवाब होगा ए। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की राजधानी लहासा से ये जोड़ता है। किसको किससे जोड़ता है? तिब्बत की राजधानी को लहासा से जोड़ने का काम करता है। इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीर पंजाल श्रेणी हिमालय के किस भाग में स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पीर पंजाल श्रेणी हिमालय के लखू भाग में स्थित है। यह एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यह कहाँ पर अवस्थित है? तो यहाँ पर कह सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर में यह श्रेणी उपस्थित है। पीर पंजाल, यहाँ से इसको ऐसे कोरिलेट करके आप इसको देख लेंगे। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में यरू नदी से संबंधित निम्न में से कौन सा जलप्रपात है? सारणी जलप्रपात, दसम जलप्रपात, गौतम धारा जलप्रपात, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपका जवाब क्या होगा? आपका सही जवाब है गौतम धारा जलप्रपात। क्या आपका सही जवाब है? गौतम धारा जलप्रपात। क्या जवाब होगा? गौतम धारा जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। बिहार में जल्ला क्षेत्र निम्न में से कहाँ स्थित है? बिहार में जल्ला निम्न में से कहाँ स्थित है? तो आपका जवाब होगा पटना के निकट। जल्ला क्षेत्र जो है पटना के नज़दीक स्थित है। गंगा के मैदान में कहीं कहीं गर्त पाए जाते हैं और गंगा के मैदान में पाए जाने वाले गर्त को ही क्या कहते हैं? ये जल्ला कहते हैं। जल्ला क्या है? गंगा के मैदान में गर्त। सीधे इसको ऐसे समझिए कि गंगा के मैदान में कहीं कहीं गर्त पाए जाते हैं और इन्हीं गर्त को हम लोग क्या कहते हैं? डियर स्टूडेंट, इन्हीं गर्त को हम लोग कहते हैं, इन्हीं गर्त को हम लोग कहते हैं जल्ला। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था बिहार को लेकर, इसे याद रखेंगे। तो पटना के निकट ऐसे क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? जल्ला क्षेत्र कहते हैं। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेपाल ने किसे अपनी पर्यटन राजधानी घोषित किया है? हाल ही में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 17 मार्च 2024 को पोखरा को उन्होंने अपनी राजधानी, एक तरह से देखा जाए तो नेपाल की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया। नेपाल की पर्यटन राजधानी 17 मार्च 2024 को। बाकी काठमांडू नेपाल की क्या है? राजधानी है। और एक तरह से देखा जाए तो यहाँ नेपाल की सबसे बड़ी आबादी वाला मतलब शहर भी काठमांडू ही है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपका सही जवाब है ए, बिहार से रिलेटेड है, इसलिए आप सीधे इसको क्या करेंगे? बिहार टिक लगा देंगे। हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन ने मीथेन उत्सर्जन पर नज़र रखने के लिए टेनेजर 1 सैटेलाइट लॉन्च किया है? क्या आपका सही जवाब होगा? तो आपका सही जवाब होगा नासा। नासा ने अंतरिक्ष में नासा ने एक मिशन के तहत जो है एक तरह से मीथेन उत्सर्जन पर नज़र रखने के लिए टेनेजर 1 सैटेलाइट लॉन्च किया है। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, अगस्त 2024 में
रिलायंस ने किसके साथ $8.5 मिलियन का विलय किया? आपका सही जवाब क्या होगा? आपका सही जवाब है डिंजी। आपका सही जवाब क्या होगा? डिंजी के साथ इन्होंने डिंजी रिलायंस के $8.5 बिलियन के विलय से भारत की नंबर 1 टीवी निर्माता कंपनी बन जाएगी। इसके पास 120 चैनल होंगे, जबकि स्थानीय प्रतिद्वंद्वियों के पास केवल 50 चैनल होंगे। भारत में प्रतिस्पर्धा आयोग ने रिलायंस और वाल्ट डिंजी की मीडिया के विलय पर चिंता बताई है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सितंबर 2024 में पंचायती राज मंत्रालय ने सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रणालियों को मजबूत करने के उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यूनिसेफ के साथ समझौता हुआ है। राइट, यूनिसेफ। आपका सही जवाब होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य की राजकीय पक्षी पेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण और सुरक्षा को संतुलित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक विशेष समिति का गठन किया गया? केरल, गुजरात, उड़ीसा, एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई। देखिए, इसका सही जो जवाब है वो सही जवाब है राजस्थान। क्या? राजस्थान। राजस्थान ने राजकीय पक्षी पेट इंडिया बस्टर्ड के संरक्षण और सुरक्षा को संतुलित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक विशेष समिति का गठन किया गया। राइट, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो आपका सही जवाब होगा ई। 34वां व्यास सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया जाएगा? 34वां व्यास सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया जाएगा? सूर्यबाला। यहाँ पर देखिए, यह ऑप्शन गलत हो गया है। यहाँ पर सही जवाब होगा सूर्यबाला। और सूर्यबाला ने उपन्यास लिखा कौन देश को वासी? क्या? कौन देश को वासी। तो कौन देश को वासी यहाँ पर बहुत पॉपुलर है। बेणु की डायरी के लिए, बेणु की डायरी कौन देश को वासी, बेणु की डायरी के लिए 34वां व्यास सम्मान 2024 से सम्मानित किया जाएगा। तो कौन देश को वासी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रत्येक महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी? आपका जवाब होगा जॉर्डन रोमेरो। आपका सही जवाब क्या है? जॉर्डन रोमेरो। नेक्स्ट क्वेश्चन। रोगाणुरोधक तथा निसंक्रामक सूक्ष्म जीवों को या तो मार देते हैं या उनकी वृद्धि रोक देते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? साइंस का क्वेश्चन है। क्लोरीन और आयोडीन के सशक्त निसंक्रामक की तरह प्रयोग किया जाता है। बोरिक एसिड का तनु घोल और हाइड्रोजन पेरोक्साइड स्ट्रांग। आपका सही जवाब होगा आपका बी। निसंक्रमण जिंदा ऊतकों के लिए हानिकारक नहीं है। हानिकारक होते हैं, यहाँ पर गलत दिया है। आपका ये दोनों ऑप्शन तो है नहीं, आपका ऑप्शन होगा बी। राइट, तो रोगाणु रोधक तथा निसंक्रामक सूक्ष्म जीवों को या तो मार देते हैं या उनकी वृद्धि रोक देते हैं। निम्नलिखित में से यह सत्य नहीं है कि बेरिक एसिड का तनु घोल तथा हाइड्रोजन पेरोक्साइड स्ट्रांग जो है, एक तरह से देखा जाए तो रोगाणु रोधक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन। डीएनए में का कौन सा भाग प्रोटीन को सूचना देता है? डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है? 64। अच्छा, निम्न में से कीमोथेरेपी क्या है? तो देखो, कीमोथेरेपी ज़्यादातर जो है जो कैंसर वगैरह के पेशेंट होते हैं उनका ही कीमोथेरेपी होता है। लेकिन आप समझेंगे कि कीमोथेरेपी जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, केमिकल रसायन और थेरेपी उपचार।
तो इसका जो सही जवाब होगा आपका उपचार के लिए रसायन का प्रयोग। कीमोथेरेपी का मतलब क्या है? कीमोथेरेपी का मतलब होता है केमिकल रसायन, और यहाँ पर थेरेपी का मतलब होता है उपचार, यानी केमिकल के द्वारा उपचार की बात कह रहा है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर, राइट। तो इस तरीके से आपका सही जवाब है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है? तो डीएनए में जीन जो है क्रोमोसोम्स, और उसके बाद वो डीएनए में, मतलब एक तरह से देखा जाए तो जीन जो है प्रोटीन की सूचना देते हैं, प्रोटीन से ही जीन बनते हैं। ब्रह्मांड में पल्सर क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रह्मांड में पल्सर क्या है? पल्सर जो है उच्च ऊर्जा वाले घूमते न्यूट्रॉन तारा है ना, और जेकोलिक वेल ने इसकी खोज की थी। तो आपका सही जवाब क्या होगा? घूमता न्यूट्रॉन तारा। पहला ऑप्शन है किसी तारे द्वारा उत्सर्जित रेडियो तरंग नहीं, तारों का एक समूह नहीं, घूमता हुआ न्यूट्रॉन तारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक इकाई है? विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई कैलोरी, वाट सेकेंड, किलोवाट घंटा। तो आपका जवाब होगा किलोवाट घंटा। निम्नलिखित में से क्या पारिस्थितिकी तंत्र का एक जैविक घटक है? चाय, मृदा, पुष्प। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा आपका सही जवाब? देखिए, आपका सब सवाल का जो जवाब है, वायु एवं मृदा पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक घटक नहीं है, राइट। तो क्या होगा आपका? आपका सही जवाब होगा इन्हें। देखिए, इसमें जो बातें यहाँ पर की गई हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक घटक में पादप, जंतु और सूक्ष्म जीव शामिल होते हैं। क्या शामिल होते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक में पादप, जंतु और सूक्ष्म जीव शामिल होते हैं। इन्हें 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है: उपभोक्ता, अपघटनकर्ता, और एक तरह से देखें तो तीसरा जो है वो भौतिक पदार्थ के रूप में उसको हम देख सकते हैं। पहला उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता, ये 3 श्रेणियों में विभाजित होते हैं। तो पहले तो समझ लो पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक घटक। तो डियर स्टूडेंट, जैविक घटक में यहाँ पर क्या क्या बातें यहाँ पर हम लोग शामिल कर रहे हैं? 3 बातें यहाँ पर हमने शामिल की कि इसमें पादप आ जाता है, राइट। इसके अलावा इसमें जंतु आ जाता है, और उसके बाद सूक्ष्म जीव आ जाते हैं, राइट। अब ये जो हैं ये 3 श्रेणियों में यहाँ पर विभाजित होते हैं। एक तो उत्पादक के रूप में, दूसरा उपभोक्ता, और थर्ड जो होता है वो होता है अपघटनकर्ता। क्या होता है? अपघटनकर्ता। ये 3 चीज़ें, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये 3 श्रेणियों में हम लोग बांटकर इसको देखते हैं। तो आपका जवाब हो सकता है यहाँ पर कि पादप, जंतु और सूक्ष्मजीव। तो ये आपका जवाब हो जाएगा तो एक से अधिक।